हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चल रहा है चैंपियन? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे जो विद्यार्थी जो पहले वाले पार्ट्स में नहीं पढ़े हैं उसको एक बार जाकर आप अपलोड वीडियो है, आप जाकर पहले पहला वाले भाग को आप पढ़ लेंगे। आज हम लोग चलेंगे सेशन नंबर 2 चलेंगे, यानी भाग नंबर 2 चलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ये सब क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है चैंपियन? अब देखिए ये टॉपिक हम क्या बता रहे थे आप सबको? तो टॉपिक बता रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो जीवन होता है किस तरह से होता है। ठीक है ना, उसके हम बात बता रहे हैं। यानी क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो जीवन होता है कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नगर नियोजन हम बता चुके थे आपको, सड़क व्यवस्था बता चुके थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इसको स्टडी नहीं किए पार्ट 1 को, तो जाकर घर पे पार्ट 1 को स्टडी कर लें ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है, यहाँ से चलिए शुरू होता है क्या? तो यहाँ से शुरू होता है क्या आप लोग का टॉपिक का नाम आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। जाहिर सी बात है आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी क्या? हड़प्पा सभ्यता के जीवन का स्वरूप। यानी किसी को भी जीवन जीने के लिए 4 तथ्यों को ध्यान देना होता जरूरी है। एक राजनीतिक, सामाजिक, उसके बाद धार्मिक और उसके बाद क्या होता है आपका, फिर से बताते हैं आप लोग को। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और फिर क्या होता है तो धार्मिक। अगर ये 4 नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन उत्कर्ष में नहीं रहेगा। हम और आप, जाहिर सी बात देखिए आपके समाज में क्या है, पहले राजनीतिक, कौन राजा बनेगा, उसके बाद समाज में क्या बातें होती है, वो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और धर्म तो आपका होता ही है। तो ये बातें वहाँ पे हो रही थी। यानी क्या कहता है यहाँ पे है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से कि कहता क्या यहाँ पे है। आइए कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन का स्वरूप, कैसा स्वरूप था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपको क्या दिया गया है? राजनीतिक जीवन। पहला क्या दिया गया है? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन क्या होता है? आज से नहीं, ये बहुत पहले से राजनीतिक जीवन हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में साक्ष्यों के अभाव में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती कि यहाँ पे राजनीतिक है कि नहीं है। उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें उपलब्ध है, उनसे ही इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान भर लगाया जा सकता है। यानी ये कहने का तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका क्या था तो राजनीतिक जीवन न के बराबर था। ठीक है चैंपियन? अब उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या है। चलिए यहाँ देखिए, सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन को प्रमाण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो शासन प्रणाली है, मतलब शांतिपूर्ण शासन प्रणाली कोई भी हो, परंतु यह निश्चित है कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था है निश्चित रूप से क्या है, उच्च कोटि की थी। यानी उच्च कोटि की थी। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है चैंपियन? बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखिए, आराम से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाइए। हमारा क्या हुआ तो स्वरूप हुआ। ठीक है ना? अब उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या, उसके बाद देखते हैं क्या चैंपियन। चलिए देखते हैं फिर क्या है। आइए, हाँ यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता के परंपरागत परिवार ही क्या होती है, समाज इकाई थी। यानी परिवार जो होती है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना? परिवार से ही क्या बनता है तो समाज बनता है। ठीक है चैंपियन? अब उसके बाद उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं क्या सुविधापूर्ण था। सुखी और क्या था, सुविधापूर्ण था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से प्राप्ति के संकेत मिलता है कि उनका परिवार कैसा था तो मातृसत्तात्मक, यानी माता ही यहाँ पर क्या थी तो प्रधान थी। आपका जो समाज है वो हम लोग क्या है, पितृ, यानी क्या कहता है कि पितृसत्तात्मक, यानी यहाँ के पिता ही क्या है तो जाहिर सी बात है पितृसत्तात्मक पिता ही क्या है यहाँ के तो प्रधान है। ये बातें थी। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। यहाँ देखिए 2 चीज़ है, द्रविड़ और प्राक आर्य की
क्या थी यहाँ पे, सभ्यता की विशेषता थी। ये बात हो रही है क्या, सामाजिक जीवन। ठीक है चैंपियन। उसके बाद चलिए यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता निम्नवत थी, निम्नलिखित थी। क्या क्या थी, आइए इसको देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, जो आज हम लोग हैं शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है ना, आज की प्रक्रिया चल रही है। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग क्या जी, सीले हुए वस्त्र पहनते थे, फटे हुए नहीं, सीला हुआ वस्त्र पहनते थे। तीसरा क्या है, यहाँ पर क्या कहता है, केश विन्यास, केश विन्यास प्रचलित था, बाल झाड़ना, जैसे आप लोग बाल झाड़ते हैं। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछे रखते थे। आज का बात नहीं है, वो सिंधु घाटी से चलते हुए आ रहा है प्रक्रिया। ठीक है चैंपियन, तो आसान ये बातें होती थी। अब उसके बाद देखिए चौथा क्या है, इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। अरे आज भी तो हैं शौकीन, तो यही तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। विविध प्रकार के आभूषण, कंठहार, कर्णफूल, हसली, बुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी इत्यादि पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पांचवा, श्रृंगार प्रसाधन भी हड़प्पावासी शौकीन थे। श्रृंगार प्रसाधन, श्रृंगार करना जाहिर सी बात है, स्त्रियां बहुत सारे श्रृंगार करती हैं और पुरुष भी कुछ कुछ श्रृंगार करते हैं बाबू। ठीक है ना, वहाँ थी मोहनजोदड़ो की नारियां काजल लगाती थी, पाउडर इत्यादि लगाती थी, से परिचित थी। शीशे, कंघे, तांबे का दर्पण प्रयोग होता था। चंद हुदड़ों से क्या मिला था, लिपस्टिक, जो आज बहुत ही प्रचलित है, अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। ठीक है चैंपियन, ये चार हुआ। पांचवा, छठा क्या है, इनके जो आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख इत्यादि के बनते थे। तो जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि ये सभी जो थे ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शौकीन, यानी अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। और इन लोग का जो प्रयोग है आज हमारे समाज में सब बातें हम लोग की है, इसी तो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या है, नंबर 7, मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंपल सी बात, आज भी करते हैं। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग एवं चारपाई से भी परिचित थे, आज भी प्रचलित हैं। यही तो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। सेंगो निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे, प्यार जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक ना। पासा इसी काल का प्रमुख खेल है। पासा आप लोग नाम सुने होंगे, महाभारत में शकुनी मामा जो थे ना, वो क्या किए थे, पासा खेल बहुत जानते थे। पासा, जिसको हम लोग लूडो बोलते हैं आज के समय में, ठीक है ना। वो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सारे खिलौने मिले, बहुत ही कौतूहलजनक बातें मिली। एक बैल के रूप में खिलौना मिला, एक हाथी मिला जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होता है। ये सब बातें सिंधु घाटी सभ्यता में थी, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या मिला वहाँ पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप इसको जब बना लेंगे तो आपका खूब सुंदर सा नोट्स हो जाएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ 10+2 में ही नहीं, कंपटीशन लेवल में आपसे सब क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चन हटेगा नहीं। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा। नृत्य मतलब क्या, डांस, नाच गान डांस। गाने बजाने के शौकीन थे यहाँ के लोग, आज भी लोग गाने बजाने क्या हैं तो शौकीन है। मछली फंसाने, कांटे एवं एक मुहर पर तीर के हिरन को मारते दिखाया जाने का भी संकेत यहाँ पर है। लोग शिकार के भी क्या थे, शौकीन थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये जितने भी 11 मैटर दिए गए हैं, बात दिए गए हैं, ये सबके शौकीन थे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद जिसका छूट गया है हमसे बात करेंगे, आपका टॉपिक आसान दम हो जाएगा, एकदम दिमाग पर छप जाएगा। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आप नोट कर लेंगे ना तो आपका नोट्स बन जाएगा। 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। धार्मिक जीवन, इसको बोलते हैं क्या, रिलीजियस लाइफ। धार्मिक कैसा, धर्म कैसा था इनका। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार की लिखित साहित्यिक स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानते थे कि यहाँ के लोग धर्म को मानते थे। यहाँ उत्खनन के स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का पता लगा सकते हैं। इनके आधार पर यहाँ पर धार्मिक स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे धार्मिक बातें क्या क्या होती थी, क्या यहाँ बातें हैं, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं क्या बातें हैं भाई, आइए चलिए।
निम्नलिखित बातें हैं, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए पहला कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। तो सिंपल मेरी बात सुनें ध्यान से, मिस्र और मेसोपोटामिया में किसी तरह का मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुआ है। न ही ऐसा कोई भवन मिला जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी गई हो, यानी हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थी। ठीक है चैंपियन। अब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त यानी मृत मूर्तियों के पुरातात्विकता मातृ देवी की मूर्तियां मिली पर मंदिर नहीं मिली, मूर्तियां मिली पर मंदिर नहीं मिली। तो इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी पूजा होती थी। मातृ देवी क्या क्या है आज के युग में? दुर्गा, काली का स्वरूप, चंडी, गौरी इत्यादि नाम से जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई धार्मिक स्वरूप नहीं मिला, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जब खुदाई हुआ, खुदाई क्रम में मूर्तियाँ मिली। मातृ इसीलिए बोलते थे क्या? मातृतात्मक परिवार। अब उसके बाद हाँ तीसरा देखिए क्या कहता है, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। धरती देवी की यह मूर्ति थी, अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। एग्जाम में आता है ये वाला बात, उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। मैके महोदय मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिससे 3 मुख वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, 3 मुख वाला। आइए देखते हैं भाई। 3 मुख वाला एक पुरुष योग कर रहा है, योग की मुद्रा में बैठा है। इसके 3 सींग हैं। इसके बाएं ओर क्या है? गेंडा है और क्या है? भैंसा है। बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र यानी बाघ। इसके सम्मुख एक हिरण है। इसकी तुलना किससे की गई है? तो पशुपति से गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी निवासी के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो जाहिर से बात है एक उसमें क्वेश्चन में आता है, तो आप क्या मार देंगे? घोड़ा। घोड़ा को नहीं जानते थे। अब हड़प्पा सभ्यता से बहुत अधिक संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी के बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते थे। ये सभी आपको क्या, तो जब ये प्राप्त मूर्ति मिला तो लोग उसको पूजना शुरू किए। आज देखिए ना, आप देखिए, ध्यान लगाइए ना, आप ही क्या कीजिएगा, रास्ते में चल रहे हैं, 5 ठो ईंट लेंगे, 5 ठो ईंट को लेकर, ठीक है ना, इस तरह से सजा के उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देंगे और वहाँ जस्ट चटाई बिछा देंगे और वहाँ पे क्या कुछ पैसे डाल देंगे, लोग उसको मानना शुरू कर देंगे आज के युग में और पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें वहाँ पे भी थी। अब उसके बाद आइए देखते हैं, छठी बातें क्या थी? यहाँ के लोग वृक्ष पीपल की पूजा करते थे। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुद्रा पे 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई देती थी। नंबर 7, कुब्बड़ वाला बैल विशेषणीय पूजा था। कुब्बड़ जिसका पीठ ऊपर निकल आता है, सांड होता था, कुब्बड़ वाला बैल, उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में लोग करते थे। अब नाग पूजा आज भी देख लीजिए, केरल में लोग ना नाग को अधिक मानते हैं। नाग पूजा, नाग पंचमी जो होता है ना, धूमधाम से वहाँ पर लोग मनाते हैं और आज भी नाग पंचमी लोग भी मनाते हैं। ठीक है चैंपियन। अब बड़ी संख्या में ताबीज जो यहाँ बांधते हैं या गले में बांधते हैं, लोग तंत्र मंत्र के भी विश्वास करते हैं। आज भी तो विश्वास है भाई, अंधविश्वास आज भी तो है ना बाबू। तो ये बातें कब थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी और धार्मिक के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद नंबर 10 कहता क्या है? मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त संख्या मिलते थे। स्वास्तिक का चिन्ह आप समझ सकते हैं, स्वास्तिक किस तरह से बनाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है ना बाबू, दोनों में मिले हुए हैं। स्वास्तिक का संबंध किससे था? सूर्य पूजा से। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह अगर आप बनाते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह, अगर जाहिर सी बात है स्वास्तिक का लोग क्या है, सूर्य की पूजा करते थे। अब कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है, अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का साक्ष्य भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है ये सभी हमारे क्या थे? धर्म के साथ जुड़े हुए थे और धर्म के साथ लगे हुए थे, ये सब बातें थी। लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं थे। क्या नहीं थे? मंदिर नहीं थे। अब ये सब शानदार आपको टॉपिक्स है,
यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग को जानते हो, एक एक बारीकी चीज़ मैं यहाँ बता दूंगा। अगर आप विश्वास कीजिए, अगर आप इसको अच्छे से लिख लेंगे तो आपका A to Z यहाँ, हालांकि कंपटीशन भी आपका A to Z सोल्व हो जाएंगे। मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे है मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों का 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के। कैसे कैसे करते थे? पहला पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। ये जो आज जो बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण, पहला हो गया। आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाढ़े जाते थे, उसको बोलते थे आंशिक समाधिकरण। दाह कर्म, इसमें शव जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। आज ही ये हम प्रक्रिया कहते हैं। लोग बोलते हैं ना दाह संस्कार कर दिए, यानी क्या? दाह संस्कार मतलब क्या? शव को जला देना। जलाने के बाद जब राख हो जाता है उस राख को लेकर मिट्टी में गाड़ देना। ये परंपरा थी सिंधु घाटी सभ्यता में। यहां देखिए दिया है, खुदाई से प्राप्त ताबीर से पता चलता है ये लोग अंधविश्वासी थे और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। तो 14 बातें थी जो मतलब क्या थी? धार्मिक के साथ ही सब जुड़ा हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं चैंपियन आर्थिक जीवन के बारे में, इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में मालूम पड़ता है, जिसमें निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या? पैसे। सिंपल सी बात समझेंगे ध्यान से। पैसा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था कहाँ से आता था? यहाँ देखिए, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 हम थोड़ा ध्यान देंगे। नंबर 1 में पहला क्या है? कृषि। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। कृषि यानी खेती करना। खेतों की उर्वरता के आकार के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं होती थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह होते थे, बड़े बड़े भंडार क्या जी? गृह होते थे। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखिए ये सब आपके सामने है। अगर आप जरा से इसको ध्यान देंगे ना तो आपको ये टू जेड बातें समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं उसके बाद। यहाँ देखिए कपास की खेती होती थी। एग्जाम में आता है सबसे पहले हड़प्पा वासी लोगों ने किसकी खेती की थी? तो क्या मारेंगे? कपास की खेती की जाती थी। कपड़े के लिए बनते थे ये। अनाज पीसने के लिए चक्कियों एवं कुटने हेतु ओखलियां का प्रयोग भी किया जाता। चौकियों और फिर क्या? कुटने पीसने हेतु ओखली मतलब होता है ना पीटने का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ देखिए दिया गया है, सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी। आ गया ना? सर्वप्रथम मतलब क्या? सबसे पहले कपास की खेती, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया में यहाँ से कपास जाता था, जिसे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। और यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सिंडन। ये बात बड़ा पूछता है कंपटीशन लेवल में, क्या बोला है? सिंडन कहा है, जो कि सिंधु घाटी की ही यूनानी रूपांतर है ये सिंडन। ठीक है चैंपियन, सिंधु का सिंडन। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न क्या थे? यहाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेहूं और क्या थे? जौ। गेहूं और क्या थे? जौ थे। प्रमुख खाद्यान्न लोग इसको खाते थे। ठीक है ना? लोथल था रंगपुर गुजरात से धान की भूसी मिली है। अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें समझ में आएगी। किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से ही मिलते हैं, जो कि उत्तरकालीन है। जाहिर सी बात कहा जाता है कि खेती के बारे में, खेती यहाँ का सबसे प्रमुख साधन था। और सबसे पहले क्या जी? कपास। लोगों को खाने वाली वस्तु में क्या था? तो ये 2 बातें थी आपका, गेहूं और क्या था? तो जौ थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हैं। कृषि। लोथल एवं रंगपुर से बाजरा खेती की साक्ष्य मिले हैं। किसकी? बाजरा खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए कितना आसान है। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज इत्यादि के उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं। अरे जाहिर सी बात ही, सभ्यता है तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। हमारी अपनी सभ्यता है, सिंपल सी बात यहाँ पे है। अब उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल पशुपालन। पशुपालन में क्या क्या मिला था? किसको पालते थे? पहला हो गया कृषि और दूसरा क्या हो गया? पशुपालन।
आपसे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और बहुत ही आसान लग रहा होगा। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। क्या था? पशुपालन। तथ्य के सभी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विवादित होता है कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। सॉरी, विदित होता है, विवादित नहीं, विदित, यानी यहाँ से मालूम होता है कि यहाँ पे कितने थे, तो 2 प्रकार के बैल थे। कौन कौन बैल थे बाबू? आइए थोड़ा देखते हैं कौन कौन बैल थे। तो एक जो था कुब्बड़ वाले सींग और एक था बिना कुब्बड़ वाले छोटे सींग वाले आपके बैल थे। 2 कितना आसान है, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे पशुपालन और क्या क्या थी? गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा, ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। ठीक है, कुत्ता शिकार के भी काम आता था। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गी, मोर, तोता, उल्लू एवं हंस इत्यादि चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों के खिलौने एवं मोहरों से मिले हैं। तो जाहिर सी बात है 2 बातें थी। एक हमारा क्या था? कृषि, और दूसरा क्या था? तो पशुपालन। एक कृषि था और एक क्या था? तो पशुपालन। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद यहां देखिए, शिल्प तथा उद्योग धंधे, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। यहां से शिल्प, हाथों से जो बनाते हैं, सिंपल सी बात है। खुदाई से प्राप्त कटाई बुनाई के उपकरण, तकली हुई सुई की प्राप्ति स्पष्ट देख सकते हैं। कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा है। कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे, गोलाकार चाक का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता चलता था कि कहाँ कहाँ पे कुम्हार लोग अपने बनाते थे। ठीक है बाबू, तो ये सभी आसान है। अगर आप इसको नोट करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब उसके बाद थोड़ा बात करते हैं व्यापार तथा वाणिज्य पर, ट्रेड एंड कॉमर्स। पशु और क्या था आपका? कृषि। उद्योग धंधों के साथ साथ सेंगो निवासी व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफ़ी रुचि थी। यानी यहाँ लोग क्या करते थे? कृषि तो था ही, पशुपालन था ही, अब क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार नहीं करेंगे तो एक वस्तु का आदान प्रदान कैसे होगा? इनके आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार काफ़ी उन्नत होते थे, उत्कृष्ट होते थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं क्या मोहनजोदड़ो के व्यापार से संबंधित केंद्र होता है। एक आप मूवी ये देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ये बताया गया था कि लोग यहाँ पे क्या करने आते थे? तो व्यापार करने आते थे, यानी वस्तुओं खरीदने आते थे, है ना। मूवी और भी बहुत सारे मूवी में दिया गया, लेकिन ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है चैंपियन, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बहुत कुछ बातें दिया गया। ऑब्जेक्टिव आपका A to Z बनेगा, A to Z। दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। 670 शुरू में बताए थे आपको। व्यापार प्रमुख जल मार्ग के द्वारा होता था, किंतु जल मार्गों से भी वे क्या थे? तो परिचित थे। जल मार्ग, समुद्री यात्रा। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण समतः वस्तु क्या था? विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, यानी एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु को लेना। आज भी वही होता है। एक वस्तु मतलब पैसा, वस्तु है, पैसा देते हैं दुकानदार को, तो वो क्या करते हैं? हमको सामान देते हैं। अब सेंगोवासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे। सर्वाधिक प्रयोग के लिए 16 इकाई बाट का प्रयोग करते थे। 16 इकाई, समझ लीजिए कितना इकाई? 16। नापने के साधनों से परिचित थे एवं दशमलव प्रणाली का प्रयोग भी जानते थे। दशमलव जो होता है ना, आप लिखते हैं ना 8.03, ये सब आपका दशमलव प्रणाली होते थे। ठीक है ना, तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वहां की। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पे क्या क्या वस्तु प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आइए, सोना कहाँ से मिला था? अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलार खान से। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से। उसके बाद तांबा बलूचिस्तान, अरब क्षेत्रीय राजस्थान से। लाजवर्थ एग्जाम बहुत आता है, नील रत्न बदगा आपको दिया गया बदखशा अफगानिस्तान से। तो 2 बातें ये एग्जाम में पूछता है, लाजवर्थ पूछता है एग्जाम बहुत ही कहाँ से आया था, इसको आप टिक लगा लेंगे, और सोना को भी टिक लगा लेंगे। ठीक है बाबू। उसके बाद
सीसा कहाँ से? ईरान अफगानिस्तान से। सेल खड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान और राजस्थान से सेल खड़ी। सुलेमानी पत्थर, सौराष्ट्र पश्चिम भारत, सुलेमानी पत्थर जो आज बहुत ही लोकप्रिय है। उसके बाद नीलमणि कहाँ से मिलता था? तो महाराष्ट्र। ये सभी वस्तु जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती थी, और कहाँ कहाँ से मिलती थी उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है चैंपियन, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे, A to Z बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए, दिया गया है अलाबास्टर, बलूचिस्तान, शंख, कौड़िया, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत। बाह्य व्यापार, संभवतः बाह्य व्यापार 10 तो मिले थे। बाह्य व्यापार मतलब बाहरी रूप से, जल मार्ग द्वारा ही किया जाता था। लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पूछता है कि गोदीवाड़ा कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? लोथल। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ये आसान क्वेश्चन आपके मिल जाता था। ठीक है बाबू। उसके बाद चलिए, निर्माता, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, बिल्डर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, निर्माता कौन कौन है? विभिन्न इतिहासकारों ने अपना अपना विद्वान मत दिया है। क्या क्या मत दिया है आइए देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्या कहते हैं। डॉक्टर गुहा बोलते हैं विद्वानों के साथ निर्माता कौन है? मंगोल है, आग्नेय है एवं अल्पाइन है, अर्थात मिश्रित जाति के लोग हैं। कौन बोलता है? डॉक्टर गुहा। रंगनाथ, निर्माता बहुजातीय थे, इसमें आर्य भी एक थे। ये बता रहे थे कि सिंधु में घाटी में कौन कौन लोग थे। जी गार्डन क्या बोले? सुमेरियन आए थे। श्री राम प्रसाद क्या बोले? व्यापारी वर्ग आए थे। डॉक्टर व्हीलर क्या बोले? द्रविड़ आए थे। कौन आए थे? तो द्रविड़ आए थे। तो ये सब पॉइंट्स को आपको नोट इसलिए करना चाहिए ताकि ये सब कंपटीशंस में बातें आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किसको कहा जाता है? द्रविड़ जाति के लोग को ही कहा जाता है। यह मत सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने कांस्य युग को जन्म दिया। कांस्य युग तो तांबा और टीन मिलकर क्या बना? कांसा बना, और इसी को क्या बोलते हैं? तो कांस्य युग कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद पतन आते हैं। पतन यानी ये खत्म कैसे हो गया, पतन के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी वीआई कर सकते हैं, एग्जाम में पूछता है बहुत। पतन, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने आस्तिक के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई, चली गई, पता नहीं कहाँ खत्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता काल एवं निर्माताओं की तरह तरह की बातें, पतन को लेकर विभिन्न तरह की बातें कही गई, जो इस प्रकार है। अलग अलग बातें थी, एक मत बातें नहीं थी। आइए देखते हैं भाई क्या क्या बात है। चलिए देखते हैं। पहला, सर्वश्री मतलब सबसे पहले मार्शल मैके एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण क्या बोला? नदी का बाढ़ बताते हैं। यानी कि नदी में बाढ़ आ गया और हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। सही बात, नदी किनारे मतलब शहर था, बाढ़ आती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार क्या हुआ? पुनः निर्माण हुआ है। तो ये बातें कौन बोलते हैं? मार्शल मैके क्या बोलते हैं? सबसे फैक्ट बात क्या बोलते हैं? नदी की बाढ़ बताते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिलते हैं। देखिए बाढ़ का आपको आ रहा, जाहिर सी बात है बाढ़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मैके महोदय को चरहुदड़ों से बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पतन अधिकांश तौर पे क्या होता है? तो बाढ़ के कारण ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो बाढ़ के कारण हुआ। अब इसी प्रकार देखिए और लोग क्या कहते हैं। इसी प्रकार SR राव को भी लोथल, भाग जाओ आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इनका संयुक्त निष्कर्ष ये है कि बाढ़ ही इसी नगरीय सभ्यता का विनाश का कारण बना है। सही बात है, बाढ़ आ गया और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया। मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड एवं पिगट महोदय ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण माना कि बाहर लोग आक्रमण कर दिए और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया एवं वहां के लोगों की हत्या कर दी गई। देखिए ये बातें वहां भी हो रही है।
विदर के अनुसार 1500 ईस्वी में आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। ये भी बात आपको कल लोग कह रहे हैं, आखिर हुआ तो कैसे हुआ? दो कारण आ रहे हैं। पहला क्या, बाढ़ आ गया। दूसरा क्या, लोग आक्रमण किए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिए। देखिए क्या का फैक्ट है। उसके बाद यहां देखिए जलवायु परिवर्तन। आर्यनस्टाइन, एस.के. घोष आदि विद्वान क्या कहते हैं कि यहाँ का जलवायु परिवर्तन हो गया और हड़प्पा संस्कृति का विनाश का कारण ये बन गया। उसके बाद इसी प्रकार उपयुक्त सभी कारणों से मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। इस तात्म्य में बीबी लाल देखिए आता है। बीबी लाल कथन काफी उपयुक्त प्रश्न होता है। बीबी लाल का कथन काफी लोग मानते हैं। क्या? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट कारण हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई था, नगरीकरण का अंत हो गया। अरे भाई ये सब तो था ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या बोलते हैं तो बाढ़ का कारण बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब विज्ञान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा कुछ, हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नगरीय सभ्यता का प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें हुई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैंपियन थोड़ा इसको नोट करेंगे और भी आसानी से क्वेश्चंस क्या होगा तो बनेगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन छूटना चाहिए। चलिए लिपि के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में सभी लोग क्या जी असफलता प्राप्त किए। असफलता प्राप्त हुआ, नहीं सफलता प्राप्त नहीं हुआ। कई ऐसी मुद्राएं हैं जिन्हें यह चित्र लिपि अंकित, लेकिन लोग पढ़ नहीं सकते थे। धातु कर्म, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख स्थल लोथल, कठियावाड़े में तांबे एवं कांसे कुछ वस्तुएं मिली थी। फिर बता देता हूं मैं आप लोग को, टीन प्लस तांबा दोनों मिलकर क्या बनता है कांसा। कांसा, इसे क्या बोलते थे कांस्ययुगीन सभ्यता। उसके बाद यहां देखिए, संभवतः सिंधु घाटी राजस्थान के स्थित तांबे की खेचड़ी खानों की कच्ची धातु प्राप्त करते थे। जैसे हम जानते हैं कि 75 से 90% तांबे Cu में 10 से 25% टीन Sn मिलाने पर क्या बनता है कांसा बनता है। यानी क्या, तांबे और टीन को मिलाने पर क्या बनता है चैंपियन, कांसा बनता है। ये बड़ा पूछता है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति का मिलना इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोग मिश्र धातु कांसा बनाने की तकनीक से भी परिचित है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया तो कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। वाहन, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला, जो इस बात का द्योतक है कि वहाँ के लोग आवागमन अथवा मालवाहन के उपयोग हेतु वाहन का निर्माण तकनीकी रूप से करते थे। बैलगाड़ी आना जाना, सही बात है, वहाँ लोग करते थे बैलगाड़ी का प्रयोग। यहाँ देखिए गोदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गोदी बाबू, इसको टिक लगा लीजिएगा, देखने में इंपॉर्टेंट वर्ड आता है गोदी। एक नौका लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी यानी डाक यार्ड मिला था। इससे पता चलता है कि नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीकी से भी लोग क्या थे तो परिचित थे। डाक यार्ड ये भी आपका है, बंदरगाह लोथल में है। नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंट से बनी हुई ढकी नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। तो ये सभी हमारे जो बातें होती है ना, थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्य के रूप में बताती हैं, ठीक है बाबू। अब उसके बाद चिकित्सा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ज्ञान, सिंधु सभ्यता के पूर्वावशेषों में मोहनजोदड़ो शिलाजीत का टुकड़ा मिला है, जिससे लोग खाकर क्या बनते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक होता है। शिलाजीत उस समय था, आज भी है, आप जानते होंगे। हड़प्पावासी द्वारा व्यतीत सिंचाई के साधन, हड़प्पावासी जलाशय, कुएं, नहरों तथा नहरों से क्या जी सिंचाई करते थे।
अफगानिस्तान के सुदगोई से नहरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो सुदगोई से नहरों के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई हेतु जलाशय का उपयोग होता था। कहाँ पर? धौलावीरा। ये इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। कुछ स्थलों से कुओं द्वारा सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। तो सिंचाई कैसे होता था आपके सामने दिया गया चैंपियन, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही शानदार आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद तो ये सभी हमारे क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत हम लेकर आएंगे ताकि आपसे क्वेश्चन क्या हो जाए? बन जाए, शानदार और जानदार तरीके से बनना शुरू हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।